Welcome students. Now today I will be discussing about the realities of marketing decisions making, market sizing, which is again one of the important concept when it comes to marketing analytics. Without sizing the market, we will not be able to analyze or even forecast or take any decisions related to the product, market or the customers, and this is regarded as the cornerstone of any marketing intelligence. The basic concept of market sizing is basically to answer questions like how big your market is, what is the share that is involved. Before understanding or going into the concepts of market sizing, there are few terminologies that you need to understand, like what exactly the market is and what constitute the industry. When talking about the market is basically the group of customers who are buying certain products or service from the sellers. As in, if I along with other people constitute and we buy certain products or services from a specific seller, then we constitute market. Whereas when it comes to the industry, the sellers who offer similar products and services to the market, they are known as industry, or they can be constituted as an industry. So, let us understand what exactly market size is. Market size is basically defined as the total volume or value of product and services that the entire industry, as I have told, industry can sell to a specific group of customers within a certain time frame. यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, जिसमें कि एक इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि ऑफरिंग सिमिलर सेट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, यानी कि एक पर्टिकुलर मार्केट में. इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, ये हमें डिटरमाइन करता है वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक मार्केट पता लगाने में. एंड ये बहुत ज़रूरी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि ये हमारे डिसीजन के में बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है, जो कि डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, क्रिएटिंग पार्टनरशिप अमंग डिफरेंट फर्म्स. तो मार्केट साइज डिटरमाइन करना इसलिए भी ज़रूरी होता है. देन कमिंग विद इन दी ओवरऑल मार्केट साइज, पूरे मार्केट साइज में कुछ और टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि एक एड्रेसेबल मार्केट साइज होता है और अ स्पेसिफिक सेगमेंट दैट वन कंपनी कैन कैप्चर विद इट्स ऑफरिंग. इसमें और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जैसे एड्रेसेबल मार्केट हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया, टोटल वैल्यू हो गया. इनको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट साइज़ में, क्योंकि मार्केट साइज़ को डिटरमाइन करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो एक एक करके हम इसको समझेंगे. सबसे पहले हम समझते हैं वैल्यू और वॉल्यूम. वैल्यू मतलब कि इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक करेंसीज, हम ग्लोबल एक्सेप्टेबल करेंसीज को मान के चलेंगे, जैसे यूएस डॉलर्स हो गई और यूरोज हो गई. ये बेसिकली वैल्यू इसमें एक्सप्लेन की जाती है, और इसका मतलब क्या होता है, मेजर्स द अमाउंट स्पेंड बाय कस्टमर्स ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स, वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन करेंसी. कितना हमने सामान ख़रीदा है और कितने में ख़रीदा है. मार्केट वॉल्यूम इनटू एवरेज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारी मार्केट की वैल्यू निकलती है. वॉल्यूम से जब हमने मल्टीप्लाई किया एवरेज वैल्यू या एवरेज सेलिंग प्राइस, तब हमारा ASP हम कह सकते हैं. तो हमारा मार्केट वैल्यू निकल के आता है. पर्टिकुलर मार्केट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी वैल्यू निकल के आ सकता है. नॉट प्रोडक्ट, बेसिकली एक पर्टिकुलर मार्केट का निकल के आता है. नाउ अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम. वॉल्यूम इज द क्वांटिटी इन्वॉल्व. एग्जाम्पल, टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड. एग्जाम्पल हमने पाकर पेन का लिया है. अगर हमें पाकर पेन की वॉल्यूम पता लगाना है, वॉल्यूम मार्केट में पता लगाना है, तो नंबर ऑफ टारगेट कस्टमर्स, यानी हम अज्यूम कर ले कि हमारे 100 कस्टमर्स हैं, इनटू सम पेनिट्रेशन रेट, किस हिसाब से मार्केट में वो पेनिट्रेट हो रहा है, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं अपनी वॉल्यूम को भी. उसके बाद और जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है जब हम मार्केट साइजिंग करने चलते हैं. ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ एड्रेसेबल मार्केट, अवेलेबल मार्केट एंड द टारगेट मार्केट. अब हम इसको ऐसे इस होल पाई से समझते हैं कि एड्रेसेबल मार्केट क्या होता है,
सर्व्ड अवेलेबल मार्केट क्या होता है, टारगेट मार्केट क्या होता है, टोटल अवेलेबल मार्केट, ये जो पूरा हमारा पाई है, हाउ बिग इज़ द यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स क्या है, इसमें सारे कंपेटिटर्स भी आते हैं जो कि सिमिलर प्रोडक्ट हमें ऑफर कर रहे होते हैं. सर्व्ड अवेलेबल मार्केट, हाउ मेनी एज एन इंडिविजुअल मार्केटर कैन आई रीच विद माई सेल्स चैनल. देन टारगेट मार्केट, हु विल बी माई बायर्स, ये हमारा एक्चुअल होता है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इसके बेसिस पे. Now let us go into the depth of it, what exactly total available market is and how we try to find out कि हम total available market जब पता लगाना होता है. Total available market, how many people could use the product, इसमें कितने लोग पूरे ओवरऑल हमारे यूनिवर्स में जो है कस्टमर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं. दिस इवन इंक्लूड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपेटिटर्स. हाउ लार्ज वुड बी द मार्केट इन डॉलर्स, अगर सब खरीदते हैं कितना उन्होंने उसके लिए इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी किया है स्पेंड. हाउ मेनी पीपल हैव द मनी टू बाय द प्रोडक्ट, परचेज किया है, लार्ज है, फिर कितना एक्चुअल लोगों के पास मनी है जो कि वो खरीदेंगे. हाउ मेनी यूनिट्स वुड बी दैट, ज़रूरी नहीं है कि हम ये अज्यूम करके चलें कि सारे ही हमारे ही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, एंड ये पॉसिबल होता भी नहीं है. अगर हम इस चीज़ को परसीव करके चलते हैं देन एज अ मार्केटर वी आर लाइंग टू आवर सेल्स. नाउ कम्स क्वेश्चंस, हाउ डू वी फाइंड आउट दिस टोटल अवेलेबल मार्केट. टोटल अवेलेबल मार्केट हम गूगल से पता लगा सकते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से पता लगा सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री एनालिस्ट कंपनीज जो कि मार्केट रिसर्च कंपनीज जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, लाइक गार्टनर हो गया, इप्सॉस हो गया, नीलसन हो गया, अमंग अदर्स जो कि कॉन्टिन्यूसली इस वर्क में हैं एंड दे आर फाइंडिंग आउट द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ देयर डेटा, वी वुड बी एबल टू फाइंड आउट टोटल अवेलेबल मार्केट. नाउ कम्स द सेकेंड, दैट इज सर्व्ड अवेलेबल मार्केट. This is the sub segment of the total available market. Served available market, how many people really need or you can use the product. अभी क्या है, ये पूरा यूनिवर्स हो गया. सर्व्ड अवेलेबल मार्केट में हमारा अपना स्लाइस क्या है, ज़रूरी नहीं कि पूरा पिज़्ज़ा मिले और सारा का सारा पिज़्ज़ा हम उसको कंज्यूम कर जाएं. हमारा अपना स्लाइस है, हमारा अपना शेयर क्या है. हाउ मेनी पीपल रियली नीड और यूज़ द प्रोडक्ट. How many people have the money to buy the product? How large would be if they all spend in dollars? Then again, how many units would be there? इसमें भी यही चीज़ें आती हैं. Then comes how do you find out? पिछले वाले में हमने इंडस्ट्री डेटा निकाला, पूरी सेल्स निकाली, उसके बेसिस पे निकाला. इसमें हम पोटेंशियल कस्टमर्स से बात करते हैं, तब हमें वी ट्राई टू टॉक टू पोटेंशियल कस्टमर्स, then we try to find out served available market. Then comes the target market. How much we can eat. हमने एक्सपेक्ट किया एक पूरा पिज़्ज़ा है, उसमें हमने 5 शेयर 5 पाए अज्यूम करें कि हम कर सकते हैं, बट एक्चुअल में हम सिर्फ 2 ही पाए खा पा रहे हैं. दैट इज़ द टारगेट मार्केट. हु यू आर गोइंग टू सेल इन 1, 2 और 3 ईयर्स. हमारी टारगेट मार्केट में हम कितने लोगों को आगे आने वाले पिछले 3 साल 4 साल में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने वाले हैं, उसमें कितने कस्टमर्स होंगे, कितनों के पास डॉलर्स होंगे या कितने में मल्टीप्लाई होके हमारे डॉलर्स में उसकी वैल्यू निकलेगी, कितने यूनिट्स होंगे जो उन्होंने परचेज करे होंगे. अगेन कम्स द क्वेश्चन, हम कैसे पता लगा सकते हैं अपना टारगेट मार्केट. हम पोटेंशियल कस्टमर्स से बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं अपने सेल्स चैनल मेंबर्स से, हम कंपेटिटर्स से भी पता लगाते हैं उनके उससे भी कि उनका रिस्पांस कैसा है, तब हम टारगेट मार्केट से अपना मार्केट साइज एस्टिमेट कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ बेसिकली वी गो. नाउ कम्स द स्टेप्स इन मार्केट साइजिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. एक एक स्टेप को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तभी हम ज़्यादा ईजिली मार्केट साइजिंग जो कि हम कैलकुलेट करते हैं वो हमें समझ में आएगा इस कॉन्सेप्ट को. सबसे पहला स्टेप है क्लैरिफाई द क्वेश्चन बाय डिफाइनिंग द प्रोडक्ट और सेगमेंट मेजर्ड एंड बाय सेगमेंटिंग द मार्केट. बिल्ड योर मार्केट साइजिंग मॉडल बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर पीसेस. Source the data to solve each of the smaller pieces and consolidate into final results and validate the results. बेसिकली जो मार्केट साइजिंग का है इसको हमने 4 स्टेप्स में एक्सप्लेन किया हुआ है.
एक एक स्टेप को हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले एक थ्योरेटिकल में एंड देन आई विल कम डाउन टू अ गेस एस्टिमेट कि हम कैसे मार्केट साइज निकालते हैं। सबसे पहला था कि हमें सेगमेंट क्लियरली डिफाइन करना है, अपनी जो भी मार्केट साइज कर रहे हैं उसको, प्रोडक्ट और सर्विस को, और उस मार्केट को प्रॉपरली सेगमेंट करना है। क्लियरली डिफाइन द प्रोडक्ट और सर्विसेज बीइंग साइज्ड। अगर हम इस प्रोडक्ट और सर्विस को क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारी मार्केट साइज की जो वैल्यू निकलेगी वो एक्यूरेट नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन होता है जो कि एक वेरी चैलेंजिंग एस्पेक्ट हो चुका है। कंपेटिटर्स अपने प्रोडक्ट्स को हर हाल में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हमारा मार्केट साइज निकलना एक्यूरेट ना हो भी सकता है। उसके बाद हम वी मेक जजमेंटल डिसीजंस अबाउट इट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कंसिडर एज बीइंग कंपेटिटर्स इन द सेम मार्केट, एंड टू एक्सप्लेन मोर क्लियरली वी नीड टू break down or segment the market into various different sub segments in terms of sub products, applications, geographies, years, etc. Let us take the example. This is basically taken from a transparency market research जो कि market sizing कर रहे हैं malted barley flour market में, जिसको उन्होंने segment किया हुआ है on the nature जो फ्लावर है वो नेचर क्या है, ऑर्गेनिक है कि कन्वेंशनल है, इसका एंड यूज़ क्या है, इसका प्रोडक्ट टाइप क्या है, सेल्स चैनल क्या है, और किस रीजन में इसको वो किस किस रीजन में ये ऑफर्ड है, उस तरीके से। नेचर में ऑर्गेनिक, ये सब प्रोडक्ट इसका एक्सप्लेन किया है। इसके एंड यूज़र्स कौन है, इसको इन्होंने इंक्लूड किया है जब वो मार्केट साइज कैलकुलेट कर रहे हैं। जब प्रोडक्ट टाइप आया है तो उन्होंने डाइस्टैटिक फ्लावर्स एंड नॉन डाइस्टैटिक फ्लावर्स को इंक्लूड किया हुआ है। सेल्स चैनल से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इन्होंने कौन कौन से सेल्स चैनल्स इंक्लूड करे हैं अपनी मार्केट साइजिंग में। रीजन में इन्होंने ग्लोबली लिया है, ग्लोबल को इन्होंने कुछ रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे नॉर्थ अमेरिका अलग है, लैटिन अमेरिका अलग है, यूरोप अलग है, ईस्ट एशिया अलग है, साउथ एशिया अलग है, ओशेनिया अलग है, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका एक अलग रीजन है। इसमें जितने जितने पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनका जो भी फिर वो मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज सेल्स वैल्यू, सेल्स प्राइस, उसके बेसिस पे वो वैल्यू और वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव में मार्केट साइजिंग करते हैं। Do remember, it is worth time to understand how market sizing will be used and which segments are essential to estimate. It is not necessary कि हमारे पास टाइम कम है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं हम स्पेंड कर सकते हैं, तो हम सारे ही सेगमेंट्स के ऊपर हम साइजिंग करना शुरू कर दें कि रीजन का क्या है, नॉर्थ अमेरिका क्या। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, हो सकता है कि हमें नेचर के पर्सपेक्टिव में जाना है तो हम इस सेगमेंट को उठाएंगे, हमें सेल्स चैनल के पर्सपेक्टिव से समझना है तो हम इस सेगमेंट को उठाएंगे, और हम उसके बाद जो है एस्टिमेट लगाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग डेटा इज़ वेरी हाई एंड जितना ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगा उतना ज़्यादा एग्जैक्ट नंबर्स, क्वालिटी एंड प्रॉम्प्टनेस आती है। एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, कॉस्ट एंड टाइम कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। Now coming to the next step, that is build the estimation model by breaking the problems into smaller pieces. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, बहुत बड़ा मार्केट है जिसको हमने अलग अलग सेगमेंट कर रखा है। अब हम इसको स्मॉलर पीसेस में करेंगे। क्या करते हैं हम इस स्टेप में, हम मार्केट साइज आर बेसिकली डीकम्पोज इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स एंड बिल्ड दोज रिजल्ट्स इनटू द मार्केट साइज। इसमें दो मेथड इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ द टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। इस मेथड को, जो टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है, वो हम आगे जो हमारे सेशंस होंगे उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली हम इसको टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को समझने के लिए हम दो एस्पेक्ट और लेते हैं, दैट इज़ द डिमांड साइड एंड द सप्लाई साइड। उसके बेसिस पे हम अपनी जो साइजिंग है उसको आगे लेकर चलते हैं। देन सोर्स द डेटा टू सॉल्व ईच द स्मॉलर पीसेस एंड कंसोलिडेट इनटू फाइनल रिजल्ट। जो भी हमारा टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच से रिजल्ट्स आते हैं, जो भी हम डेटा एक्यूमुलेट करते हैं, उसके बाद हम उसको कंसोलिडेट करते हैं प्रॉपर एस्टिमेशन के लिए। डेटा हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज से भी आ सकते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज से भी आ सकते हैं। जो प्राइमरी सोर्सेज हैं दैट इज़ पब्लिक स्टैटिस्टिक्स, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री डेटा, प्रोडक्ट डेटा एंड न्यूज़ एंड कंपनी
इंफॉर्मेशन। देन कमिंग द प्राइमरी रिसर्च, जो कि फॉर इंस्टेंस अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था मॉल्टेड फ्लावर मार्केट का, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कस्टमर्स का रिस्पॉन्स क्या है, कंपेटिटर्स क्या पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या फीडबैक है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर मार्केट। एक्टर्स इन द सप्लाई चेन के जो मेंबर्स होते हैं वो भी हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन बताते हैं अबाउट द मार्केट, एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर्स, industry experts, journalist associations and academia people involved, they help in getting the information through primary research. It can be in the form of surveys, it can be in form of expert interviews, it can be in the form of questionnaires. इसी में हम एनालिटिकल टूल भी यूज़ करते हैं जब हमारे पास इस स्टेप में डेटा आ जाता है। इसके लिए हम कुछ एनालिटिकल टूल्स के लिए ह्यूरिस्टिक अजम्पशंस यूज़ करते हैं, डेल्फी मेथड यूज़ करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस अमंग अदर्स यूज़ करते हैं। ह्यूरिस्टिक अजम्पशंस आर आल्सो नोन एज एडुकेटेड गेसेस, इंट्यूटिव जजमेंट्स और कॉमन सेंसेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब मार्केट साइजिंग करते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट अजम्पशन होता है? क्योंकि हर चीज़ का इंफॉर्मेशन एज अ रिसर्चर हमारे लिए कुछ हो सकता है, उसके बेसिस पे हम कुछ जजमेंट्स लेते हैं और हो सकता है कि हमारे पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल ना हो, बट दीज एडुकेटेड गेसेस हेल्प्स इन गोइंग टू फॉर्म और कैलकुलेट प्रॉपर मार्केट साइज। देन डेल्फी मेथड, it's a judgmental estimation and forecasting method which is based on the principles of iteration, meticulous feedbacks and weighing and anonymity. ये बेसिकली क्या होता है, हमने इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर हम उन लोगों से बार बार उस चीज़ को पूछते हैं और हम एक कॉन्क्रीट रिव्यू की तरफ जाते हैं ताकि जो हमारे पास डेटा आए वो एकदम करेक्ट आए। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस क्या कहता है? इट हेल्प्स इन स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑलरेडी एस्टिमेटेड मार्केट साइज एंड द प्रिडिक्टेड वेरिएबल्स। जो प्रिडिक्टर वेरिएबल्स होते हैं जब हम मार्केट साइजिंग करते हैं, दैट इंक्लूड्स द जीडीपी ऑफ द कंट्री, द डेमोग्राफिक एंड द जियोग्राफिक वेरिएबल्स, द प्रोडक्शन पर इंडस्ट्री, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स क्या है, मार्केट साइज ऑफ अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये भी हम यूज़ करते हैं इन द रिग्रेशन एनालिसिस विच एनेबल्स अस इन द टॉप डाउन एस्टिमेशन or more data points and helps in going towards more accurate market size. Once we have done with this step, the next step is to validate the results. जो भी हमारी findings आती हैं पिछले 3 steps को करने के बाद, हमारा लास्ट स्टेप होता है रिजल्ट्स को वैलिडेट करना। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक स्टेप होता है क्योंकि अगर हम रिज़ल्ट वैलिडेशन नहीं करते, हो सकता है जो हम आउटपुट लेकर आ रहे हों और जो हमारा फर्स्ट वाला जो सेगमेंटेशन हो या जो प्रोडक्ट को हमने क्लियरली डिफ़ाइन किया, जो अजम्पशंस लिए हैं वो उसके कॉन्ट्रास्ट में या उसके लेवल पे सेम ना हो। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ वैलिडेटिंग द डेटा इज़ थरो चेकिंग ऑफ द क्रिएटेड मॉडल एंड इट्स इनपुट। What we do is we start with the product definitions, segmentations and assumptions, calculations, sources, inputs from primary and secondary resource, as well as conduct a rationality check. इसमें सबसे पहला स्टेप जो हम लेते हैं वैलिडेशन में वो हमारा ये होता है, जो हमने डेफिनेशन डिफाइन करी है प्रोडक्ट की, उसका जो भी स्कोप ऑफ द स्टडी है, जो भी सेगमेंटेशन लिया है, जो भी अजम्पशन लिया है, हम उसको क्रॉस चेक करते हैं जो हमारे रिजल्ट्स आए होते हैं, जो हमने कैलकुलेशंस की होती हैं, जो हम चाहे हमने बॉटम अप अप्रोच लिया है, चाहे हमने टॉप डाउन अप्रोच लिया है, जो भी हमें इनपुट्स मिले होते हैं, इज़ इट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम डिफाइंड, इज़ इट अकॉर्डिंग टू द सेगमेंटेशन, इज़ इट अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ द स्टडी। हमें यहाँ पे लॉजिकल चेक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। Then what we do is we conduct a sensitivity analysis. That is, we try to identify most uncertain assumptions, जो बहुत uncertain assumptions होते हैं, and we test the model by using the highest and lowest possible values for these assumptions. ये बहुत important होता है sensitivity analysis, जो कि हमें data को या results को validate करने के लिए हम करते हैं।
The second step of validating the result is through triangulation of data. That is, जो भी हमने build किए होते हैं मॉडल, हम डिफरेंट अप्रोचेस से जो भी रिज़ल्ट आए होते हैं हम उसको ट्रायंगुलेट करते हैं, रीचेक करते हैं कि क्या हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो ठीक हैं कि नहीं हैं. फर्स्ट हम यूजिंग बोथ द टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस, हमने जो भी वैल्यूज़ निकाली होती हैं हम देखते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा वेरिएशंस तो नहीं है. हो इट माइट नॉट बी नेसेसरी कि हमेशा रिजल्ट सेम आए या नंबर्स हमारे सेम हो, कुछ कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं बट बहुत ज़्यादा डेविएशंस नहीं होने चाहिए. देन एस्टिमेटिंग थ्रू प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर विच मार्केट साइजेस आर नोन. जो कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके मार्केट साइजेस हमें पता होते हैं, हम उसकी एस्टिमेशन करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या वो उसके कॉम्प्लीमेंट में हैं या नहीं हैं. फिर जो एस्टिमेशन हमने प्राइमरी रिसर्च के थ्रू किए होते हैं या हमने रिग्रेशन एनालिसिस के तो जो प्रिडिक्टर्स यूज़ किए होते हैं, जैसे जीडीपी हो गया, हमारा पॉपुलेशन हो गया, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हो गए, ज्योग्राफिक वेरिएबल्स हो गए, इन सब के बेसिस पे जो भी हमने रिज़ल्ट इंक्लूड निकाले होते हैं, हम प्राइमरी रिसर्च के थ्रू जो हमने एक्सपर्ट से डेटा लिया होता है, हम देखते हैं क्या इज़ इट अकॉर्डिंग टू our study, is it according to the model that we have built, is it according to the scope of the study. Once we are done with this, once we have triangulated the data, once we have validated the results, we come up to a number which helps us in getting the market size. Market size may not be necessary कि वो accurate हो, वो कहीं नियर बाय होता है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, एज ऑलरेडी टोल्ड, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. वंस वी आर डन विद दिस, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि जो हमें कंसिडर करने होते हैं जब हम अपनी मार्केट साइजिंग करते हैं. हाउ यू अप्रोच योर रिसर्च विल डिपेंड ऑन द बजट, टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन. ये जो तीन चीज़ें हैं ना, बजट, टाइम एंड रिक्वायरमेंट, जो ये तीन चीज़ें हैं हमारी बजट, टाइम और रिक्वायरमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. क्यों? जैसा हमारा बजट होगा, जैसे जितना हमारे पास टाइम अवेलेबल है, जो रिक्वायरमेंट हमारी है मार्केट की, उसी के बेस पे हमारा रिसर्च या हमारी स्टडी आगे जाएगी. हमारे पास बजट बहुत कम है और हम बहुत बड़ी स्टडी या बहुत बड़ा स्कोप डिफ़ाइन करने चलें अपनी स्टडी का, तो जो हमारे रिजल्ट्स होंगे, जो एनालिस्ट इन्वॉल्व होगा, दैट वुड नॉट do the work very properly, because at the end of the day the cost that is involved plays very important role. Time again is one of the most important factor. हमें प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. एंड वी एस्टिमेट कि हम साल भर अपना रिसर्च के लिए अज्यूम करके चल रहे हैं एंड प्रोडक्ट हमारा एकदम ऑन द वर्ज है एंड वी आर ट्राइंग टू लॉन्च द प्रोडक्ट विद इन अ स्पैन ऑफ फॉर से 6 months. तो दैट इज़ नॉट द एक्यूरेसी जो हमें रिजल्ट्स अच्छे से बताएंगे. एंड रिक्वायरमेंट, हमारी रिसर्च की या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, या हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू बी क्लियर व्हाट यू वांट टू नो. आप क्या जानना चाहते हैं, हाउ यू वांट अस टू यूज़ दिस डेटा, आप क्या जानना चाह रहे हैं और आप उस डेटा को कैसे यूज़ करना चाह रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है. देन कम्स what is the level of growth in the market, ये भी बहुत important है. The market has changed in the past couple of years. कैसे fluctuations आ रहे हैं, market shrink कर रही है, तो क्या हमें कॉशंस लेने चाहिए. अगर हमें कोई एक्सपेंशंस करने हैं, हमें ये भी पता करना है, तो उसके लिए भी हम मार्केट साइजिंग यूज़ करते हैं. या वो ग्रो कर रही है, ये सब क्वेश्चंस भी हमको मार्केट साइजिंग के थ्रू पता चल जाते हैं. व्हाट पीरियड, टाइम पीरियड आर यू लुकिंग एट, आप कितने टाइम पीरियड की मार्केट साइजिंग करना चाहते हो. यूजुअली 1 year, बट बिजनेसेस या रिसर्च फर्म्स जो होती हैं वो आपको आगे के बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, अजम्पशंस, कुछ 5 years के भी मार्केट एस्टिमेट करके बता देते हैं. बट डिपेंडिंग ऑन द फ्लक्चुएशंस, डिपेंडिंग, वो हो सकते हैं इतने एक्यूरेट ना हो, बट दे आर समवट नियर. व्हाट ज्योग्राफिक रीजन्स डज योर मार्केट साइजिंग कवर,
क्या हम जो मार्केट साइजिंग कर रहे हैं वो हम लोकल प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हैं, नेशनली कर रहे हैं या इंटरनेशनली कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एग्जाम्पल लेते हैं एस्टी लॉडर फॉर इंस्टेंस कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है इंडिया में, तो वो नेशनली इंडिया के लेवल पे आके मार्केट साइजिंग कराएगा। अगर घड़ी डिटर्जेंट जो कि एक लोकल ब्रांड है, कानपुर बेस्ड ब्रांड है जो कि अब नेशनली एक्सेप्टेबल है, बट वो कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है कानपुर लेवल पे फॉर इंस्टेंस, तो वो लोकली मार्केट साइजिंग करवाएगा। देन व्हाट इश्यूज आर अफेक्टिंग द मार्केट? इज देयर एनीथिंग सच एज रेगुलेशंस दैट माइट प्रोवाइड बैरियर टू द मार्केट? बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हमें तब भी पता चलते हैं क्योंकि बैरियर्स भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए जो रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेशंस जो होते हैं वो भी एक हमारे लिए बैरियर होते हैं, एंड वो कि एक मार्केट को ग्रो करने में कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस लाते हैं। अदर फैक्टर्स दैट माइट चेंज द बाइंग हैबिट्स और इन द फ्यूचर, कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं अचानक से जिसकी वजह से बाइंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं लोगों की। दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट वॉज इन द market sizing when the decisions that are involved in determining the market size. Thank you. I believe I have tried to clear the concept of what market size is, how the different approaches are there that are being followed to calculate or estimate the market size. In the coming up session, I will tell you those two approaches basically we would be following and the applications of the approaches that is used for market sizing. Thank you once again.